चैप्टर नंबर 3 है रूलिंग द कंट्री साइड, है ना। हम लोग पहले पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर देते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो कंपनी बिकम्स दी दीवान, है ना। जो कंपनी थी वो क्या बन गई, दीवान बन गई, है ना। दीवान का मतलब क्या होता है, दीवान का मतलब क्या होता है, सुना है कभी दीवान? हैव यू हियर्ड और नॉट? तो लिखा है ऑन 12 अगस्त 1765। कब की बात चल रही है, 12 अगस्त 1765 की बात चल रही है। द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, है ना। दीवान का मतलब होता है कि जिनके पास में सारी बागडोर उनके हाथ में होती है ना। जैसे आपके मंत्री होते हैं वैसे ही दीवान होते हैं, है ना। तो लिखा है आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अपॉइंट करा था मुगलों ने कि आप एज अ दीवान बन जाओ, कहाँ के, बंगाल के। ठीक है। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट्स क्लाइव टेंट with a few Englishmen and India as witness। क्या हुआ, कुछ एक इवेंट हुआ जिसके अंदर क्या, किसने किसने वो इवेंट करवाया, रॉबर्ट क्लाइव्स ने। ठीक है। उसके अंदर कुछ इंग्लिशमैन मतलब ब्रिटिशर्स थे और कुछ इंडियंस थे। बट इन द पेंटिंग above the event is shown as a majestic occasion taking place in grand setting। The painting was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life, है ना। ये जो पेंटिंग है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये एक ओकेजन था जिसके अंदर उन लोगों ने सेलिब्रेशन किया था। कुछ इंग्लिश मैन थे और कुछ इंडियंस भी थे इसके अंदर। उन्होंने ये पेंटिंग बनवाई उनकी लाइफ में ताकि कुछ मेमोरी रहे। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, है ना। तो ये उनके लिए क्या था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सा मतलब इवेंट रहा। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल, है ना। क्योंकि वो दीवान बन चुके थे तो जो उनकी कंपनी थी वो क्या बन गई, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। चीफ मतलब वो जो उनकी कंपनी थी वो क्या बन गई, चीफ बन गई। ठीक है। उस टेरिटरी की, और सारे जितना भी कंट्रोल था उनके हाथ में आ गया। नाउ इट हैज टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन इट्स रिवेन्यू रिसोर्सेज। अब उनको किसके बारे में सोचना था, अब अगर उनके पास जमीन आ गई है तो उसका रिवेन्यू वगैरह उनको कैसे लेना है ना, उन सब चीजों के बारे में वो सोचने लगे। दिस हैड टू बी डन इन विद वेज ऑफ गुड yield इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। A trading company also had sorry the trading company had also to ensure that it could buy the products it needed as well as it wanted, है ना। तो उन लोगों ने क्या बोला, जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज थी उनने बोला कि आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए सब आप ले सकते हो, आपको जो भी चाहिए आप लो, है ना। Wanted the year, the company also learned that if had to move with some cautions, being an aligned power, है ना। अगर उनको कहीं पर जाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक अलाइन बनानी पड़ेगी। अलाइन मतलब होता है एकता, है ना। एकता पूर्वक उनको जो भी पावर है सभी की, अब देखो जैसे सभी के पास अपनी अपनी पावर्स होगी, तो अगर वो एक ग्रुप बन जाएगा, एक यूनिटी बन जाएगी, तो मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल वही हो जाएंगे, है ना। इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एंजॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। तो क्या उन्होंने बोला, उनको इन सब चीजों की क्या थी, जरूरत थी, ताकि वो क्या कर सके, रूल कर सके। जैसे उन्होंने पास्ट में देखा कि कंट्री साइड पे उन लोग, जो भी लोग जिन्होंने भी पास्ट में रूल किया, उन लोगों ने बड़ा ही उस अथॉरिटी को एंजॉय करते हुए, अपनी पावर्स को एंजॉय करते हुए सारी चीजें करी, है ना। Those who had held local power had to control, but they could not be entire eliminated। तो कुछ लोगों के पास में लोकल पावर्स तो थी, पर क्या वो पूरी चीज को कंट्रोल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, है ना। हाउ वाज दिस टू बी डन, in this chapter we will see how the company comes to the colonies and the countryside, organize revenue resources, redefine the right of people and produce the crops it wanted। तो देखो क्या हुआ इस चैप्टर में, हमको यही पढ़ना है कि कैसे जो कंपनी थी वो कॉलोनीज बनी, कैसे उन्होंने रूल किया कंट्री साइड पे, है ना। उन्होंने कैसे क्या चीजें, रिवेन्यू को कैसे ऑर्गेनाइज किया। मतलब रिवेन्यू मतलब क्या होता है, ऐसे सुना है हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली को आप रिवेन्यू बोल सकते हो, है ना। आप आपकी अगर जमीन होगी तो आप उसका रिवेन्यू देते होंगे, रिवेन्यू मतलब आप उसका टैक्स देते होंगे। तो उन्होंने कैसे ये सब चीजें लाई यहाँ पर पे,
वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो रिवेन्यू फॉर द कंपनी, अब कंपनी के लिए रिवेन्यू क्या है? द कंपनी हैड बिकम द दीवान, है ना, कंपनी क्या बन गई थी? दीवान बन गई थी। बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर, पर उनको अभी भी अपने आप को ऐसा लगता था कि वो क्या है? एक ट्रेडर है। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप द रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। उनको, वो क्या चाहते थे कि उनको सबसे ज्यादा जो है रिवेन्यू मिले, है ना, रिवेन्यू उनके पास है, पर क्या था कि उनकी ये इच्छा जो है वो नहीं हो पा रही थी पूरी। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क कॉटन सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। क्या हुआ था जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने कितने कम से कम दामों में उन्होंने क्या किया था? बेचा था। क्या चीज? कॉटन और ये सब चीजें। बट क्या हुआ, वही चीज उन्होंने बंगाल में डबल दामों में बेचना स्टार्ट की। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। उन लोगों ने क्या किया? कंपनी से चीजें इंपोर्ट करना चालू की। और कैसे? उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को ब्रिटेन पहुंचा के, है ना। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट। तो अब जो रेवेन्यू उनको मिल रहा था बंगाल से, है ना, गुड्स जो भी परचेज करता था वो देते थे। ठीक है। Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company at low price. है ना। क्या हुआ? अब वो कम से कम दामों में लेते थे और उसको ज्यादा से ज्यादा दामों में क्या करते थे? बाहर ब्रिटेन और इन साइड पे सब जगह पर क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, मतलब बेचते थे। ठीक है। अब क्या था यहाँ पर? जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने बोला कि यार हम लोगों को तो मतलब कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, तो उन लोगों ने मूव करना चालू कर दिया विलेज की साइड पे। क्यों किया? क्योंकि यार सभी परेशान हो गए थे कि आप हमसे कम दामों में, कंपनी फोर्स करती थी कि आप हमको क्या दो? कम दामों में गुड सप्लाई करो, है ना। और फिर वो कंपनी क्या करती थी? बाहर जा करके उसको ज्यादा से ज्यादा दामों में बेचती थी और उसी जगह भी बेचती थी। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them, है ना। जो पीजेंट्स मतलब जो किसान थे, वो उनकी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे थे, है ना। फिर जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो लोग तो यार दे ही नहीं पाते थे ना कि वो कितना सब कुछ दे, है ना। जो डिमांड वो लोग कर रहे थे वो नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। आर्टिशनली प्रोडक्शन was in decline and agricultural cultivation showed sign of collapse. Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About one third of population was wiped out. तो क्या हुआ? अगर अब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी तो उन्होंने क्या करा? दंगे फसाद किए और 1770 में उन्होंने बंगाल में 10 लाख लोगों को क्या कर दिया? 10 लाख नहीं, 10 मिलियन पीपल को बंगाल में उन्होंने क्या कर दिया? मार दिया, है ना। एक सेकंड रुकना। यस। तो क्या हुआ? 1770 में टेरेबल फेमाइन किल 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। इसका मतलब ये था कि जो लोग थे वहां पर वो किससे मर गए? फेमाइन मतलब कि आपका अकाल पड़ जाता है ना किसी भी चीज का। अब वो सारी चीजें जो थे किसको एक्सपोर्ट कर रहे थे? किसको एक्सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिशर्स को, कंपनी को, है ना। और उनके पास में कुछ भी नहीं बच रहा था। और फिर उसी वक्त में ये लोग क्या करते थे? डबल डबल दामों में चीजें बंगाल में बेचते थे। तो 10 मिलियन लोग जो थे बंगाल में, वो कैसे मरे? टेरिबल फेमाइन का मतलब होता है भयानक अकाल से मर गए। ठीक है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो था, एक बहुत बड़े उस पे स्तर पे ये लोग मरे, मतलब कि कहने का मतलब है कि वन थर्ड पॉपुलेशन जो थी वहां की वो खत्म हो गई, है ना। फिर है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब उनको क्यों जरूरत पड़ी कि एग्रीकल्चर को थोड़ा और अच्छा इम्प्रूव करे? तो क्या हुआ? इफ द इकोनॉमी वाज रन्स कुड द कंपनी बिकम बी सर्टन टू इट्स रेवेन्यू इनकम। क्या हुआ? अब वो लोग, कंपनी जो थी, इन लोगों से ज्यादा रिवेन्यू भी मांगती थी और ज्यादा अमाउंट में कल्टीवेशन भी मांगती थी। ठीक है। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील द इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू इनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। तो उन लोगों ने क्या किया कि जितना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं करें और जल्दी से जल्दी जितना एग्रीकल्चर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी करें। हाउ वाज दिस टू बी डन? कैसे होगा? पर ये आफ्टर 2 decades ऑफ debates on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the term of the settlement, the Rajas and Tal- uh, talukdars
were recognized as zamindars. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. है ना. अब उन लोगों ने क्या करा, 1793 में उन्होंने रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया पीजेंट से. है ना. उन लोगों ने क्या बनाया, राजास और तलुकदार बनाया, जिनको ने जमींदार बोला गया. है ना. अब वो लोगों ने बोला कि आपको अब क्या करना है, यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करना है. ठीक है. द अमाउंट ऑफ पेड वाज फिक्स परमानेंटली, that is it was not to be increased ever in future. कभी वो फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हो सकता. उन्होंने परमानेंट जो था रेवेन्यू बना दिया. इट वाज फील्ड दैट this would ensure a regular flow of revenue into the company coffers and the same time encourage the zamindars to invent the improvement and the land. Since the revenue demanded of the state would not be not increases, the zamindar would benefit from the increased production from the land. जितना अगर लैंड में प्रोडक्शन होगा उतना उन जमींदार और इन लोगों के लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा. है ना. जितना ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा जमींदार के लिए. अब प्रॉब्लम क्या थी, जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था वो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करता था. कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर द जमींदार्स वर इन द फैक्ट नॉट इन्वेस्टेड द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड. पर जमींदार जो उन लोगों ने बनाए थे उससे कोई इम्प्रूवमेंट लैंड में नहीं आया. द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे. है ना. तो जो भी जमींदार थे, अब उन्होंने बता दिया कि ये जमींदार है इस पर्टिकुलर एरिया का, तब उसको क्या करना पड़ता था. और जब उतना एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो कैसे रेवेन्यू देंगे. है ना. तो ये डिफिकल्टीज आ रही थी जमींदार को. बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीजेस द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली. तो वो उसके अंदर जो कंपनी थी वो उसके अंदर क्या कर रही थी, डिमांड को इंक्रीज नहीं कर सकती थी क्योंकि वो परमानेंट फिक्स्ड हो चुकी थी. ठीक है. इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन द इम्प्रूविंग द लैंड. सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट. अदर नाउ saw that the possibility of earning without a trouble and risk investment, as long as zamindar could not give the land to tenants and get rent, they were not interested in the improving the land. है ना. अब क्या हुआ, जमींदार जो थे वो तो हार चुके थे कि अब हम कैसे, मतलब जब इतना इतना रिवेन्यू हमको देना है और कोई भी मतलब वहां पर जमीन में कल्टीवेशन नहीं कर रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अब कैसे रिवेन्यू दे. ऑन द अदर हैंड कुछ लोग तो क्या थे, कुछ लोगों की जमीन जो थी सेटलमेंट के टाइम पे ही चली गई थी, और कुछ लोग जो जमीन थी तो वो ये सोचते थे कि अगर रिवेन्यू नहीं देना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इन द विलेज द कल्टीवेटर्स फाउंड द सिस्टम ऑफ एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव. द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर. है ना. क्या था यहाँ पर, जो रेंट दे रहे थे उस जमीन का, है ना, वो बहुत ज्यादा था और उसकी जो लैंड थी वो इनसिक्योर थी. है ना. तो कैसे कल्टीवेशन कोई भी करे. टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफर अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर. अब उनको अगर रेंट देना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, मनी लेंडर से, मतलब कि जो पैसे देता है उधारी में, उससे उनको क्या करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी. एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट इवेक्टेड द लैंड वॉट कल्टिवेटेड फॉर द जनरेशन. तो क्या होगा, अगर वो उस लोन को चुका नहीं पाएंगे तो उनकी जमीन कब्जे में चली जाएगी, मतलब उसके पास चली जाएगी. है ना. A new system is devised. एक नया सिस्टम आया. By the early 19th century, many companies officially were convinced that the system of revenue had to changed again. क्या हुआ, 19th सेंचुरी में बोला गया कि जो ये सिस्टम था इसको चेंज किया जाए. कौन से सिस्टम को, रेवेन्यू सिस्टम को. हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड. तो क्या हुआ, जो रेवेन्यू उनका फिक्स था, उन्होंने बोला कि ये कंपनी को चेंज करना चाहिए. है ना. क्योंकि लोगों के लिए क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ये सब चीजें. इन द नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविजंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी an Englishman called Holt Mopnes devised the new system which comes into effect in 1822. क्या हुआ, जो इंग्लिशमैन था, क्या नाम था, मैकनीजी डिवाइज्ड. है ना. उन्होंने एक नया सिस्टम लाया. कब लाया, 1822 में. He felt that the village was an important social institution in North India society and needed to preserved. है ना. उन्होंने क्या सोचा कि जो गांव वाला एरिया है ना, जो विलेजेस है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट इन सोशल इंस्टीट्यूशन है. क्यों, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है सिटीज में तो कोई कल्टीवेशन होता नहीं है. है ना. जो भी होता है कहाँ पर होता है, गांव के अंदर होता है.
तो किसने सोचा ये? मैकनीज ने, कि हम लोग, सॉरी, होल्ट मैकनीज ने सोचा कि हमको कुछ इसके लिए करना चाहिए, है ना, कुछ मेजर्स लाने चाहिए ताकि इन लोगों को कुछ प्रिजर्वमेंट देना चाहिए, ताकि ये लोग जो है इनकी आस नहीं हारे, है ना। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब कलेक्टर्स जो थे, ये डायरेक्शन के आदमी कलेक्टर जो थे वो गांव से गांव जाने लगे, देखने लगे कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को, है ना। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो अब जो महल के मतलब जो जो भी रेवेन्यू है वो कौन देगा? महल देगा, है ना। उस विलेज के अंदर, उस गांव के अंदर जो भी महल होगा वो देगा। दिस डिमांड वॉज This demand was to be of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman and rather than the zamindar. This system come to knows and the Mahalwari settlement. ठीक है, तो ये सिस्टम जो निकला, जो महल वाला, कि वो लोग देंगे, महाल देंगे, विलेज के जो भी है रिवेन्यू कौन देगा? महाल देगा। तो उनको क्या बोला गया? महालवरी सेटलमेंट बोला गया। ठीक है। द मुनरो सिस्टम। अब मुनरो सिस्टम क्या था? इन ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ there was a similar movement away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised come to the know of Roetwari or Rotwari. It was tried to the small scale to Captain Alexander Reed in the some of the areas that were taken by the company after the wars of Tipu Sultan. Sequently, developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. क्या हुआ? ब्रिटिश टेरिटरी जो थी, उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक आइडिया लाया परमानेंट सेटलमेंट का। ठीक है। उस नए सिस्टम को क्या बोला गया? रोटवाड़ी बोला गया, है ना, रोटवार बोला गया। उनका मानना ये था, वो ये चाह रहे थे कि मतलब वो इसको स्मॉल स्केल पे ट्राई करना चाह रहे थे। और कौन कर रहा था? ये कैप्टन अलेक्जेंडर, है ना। वो इसको कम स्तर पे, मतलब स्मॉल स्केल पे इसको करना चाह रहे थे कि सबको परमानेंट सेटलमेंट दे दिया जाए, है ना। Reed and Munro felt that in the South there were no traditional जमींदार, है ना। उनने बताया कि साउथ में कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। The settlement they argued had to be made directly with the cultivators, है ना। उन्होंने क्या बोला कि ये जो सेटलमेंट हम चाह रहे, परमानेंट सेटलमेंट दे दें, तो किसको देना चाहिए? जो कल्टीवेटर्स है, जो फार्मर्स है ना, who had tilled the land for generations. Their field had to be carefully and separately survived before the revenue assessment was made. Munro and thought the British should act as paternal father figures प्रोटेक्टिंग द रोड्स अंडर देयर चार्ज। तो फिर वही हुआ, उन्होंने उन्हें परमानेंट सेटलमेंट किसको दे दिया? जो लोग वहां पर कल्टीवेटर्स थे, जो लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, है ना। ऑल वॉज नॉट वेल, सभी जो थे सभी के लिए ठीक नहीं था। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज, इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम, है ना। एक नया सिस्टम आया, सभी ये क्लियर था कि कोई भी उससे खुश नहीं है। ठीक है। ड्राइवन बाय द डिजायर to increase the income from the land revenue officially fixed to the high revenue demand। क्या हुआ? ये इसीलिए आया था नया सिस्टम, ताकि जो रिवेन्यू है वो बढ़े। कैसे बढ़ेगा? रिवेन्यू की डिमांड तो बहुत थी, है ना, कि हमको पैसे चाहिए उस चीज की। बट कैसे होता? जितना कल्टीवेशन ज्यादा होगा उतना रिवेन्यू ज्यादा दे पाएंगे वो लोग। Peasants were unable to pay roads for countryside and villages had become image that new system was on। पर अब कोई भी देने को सक्षम नहीं था, है ना। जो फार्मर्स थे, जो कंट्री साइड पे जो लोग थे, वो लोग कैसे देते? अगर वहां पर उतना उनको मिल ही नहीं रहा है तो कैसे दे वो, है ना। क्रॉप्स फॉर यूरोप। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the country was trying its best to expand the cultivation of opinion and indigo। तो उन्होंने क्या बोला कि यूरोप के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने समझा कि हम लोगों को रिवेन्यू बढ़ाना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने 18th सेंचुरी में क्या किया? उनके कल्टीवेशन को एक्सपांड किया। In the century and a half that followed, the British pursued और फोर्स टू कल्टीवेट इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। अब उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों को फोर्स किया कि तुम अलग अलग
इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या करो, प्रोडक्शन करो, है ना। जैसे आसाम में जूट, सॉरी, जूट बंगाल में हो रहा था, टी असम में हो रहा था, शुगर केन कॉटन महाराष्ट्र में हो रहा था, पंजाब में राइस, है ना। तो ये सारी चीजें जो थी वो धीरे धीरे कल्टीवेशन में आई। हाउ वाज दिस डन, कैसे हुआ ये? द ब्रिटिश यूज्ड टू वैरायटी ऑफ मेथड एक्सपांड द कल्टीवेशन। अब जो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता था कि कैसे जो मेथड है कल्टीवेशन की बढ़ाई जाए, तो उनको पता थी, तो उन्होंने वैसे वैसे करना स्टार्ट किया। जैसे आपको प्रोसेस भी देके रखी है इसके अंदर, डस कलर हैव अ हिस्ट्री। फिगर 5 और 6 आर टू इमेज ऑफ कॉटन प्रिंट्स। आप जैसे दोनों फिगर्स देख रहे होंगे, उसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉटन का कैसे कैसे प्रिंट था उस टाइम पे। द इमेज ऑन द लेफ्ट शो द कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय द वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया, है ना। जो आप फिगर नंबर 5 में देख रहे हो वो किसने किया है, आसाम के, आंध्र प्रदेश के लोगों ने किया है ना। ऑन द राइट इन द फ्लोरा कॉटन विद डिजाइनर प्रोड्यूस्ड बाय द विलियम मोरिस एंड द फेमस पोएट आर्टिस्ट इन 19th century द ब्रिटेन, there is one thing common in the two prints, both use in rich blue colors, है ना। दोनों में एक ही चीज कॉमन थी कि उनको ब्लू कलर जो था कॉमन था। अब ब्लू कलर को क्या इंडिगो बोला जाता है, ठीक है। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस, कैसे ये कलर आता है? दोनों में ब्लू कलर आपको कॉमन दिख रहा होगा, और उस ब्लू कलर को क्या बोला जाता है, इंडिगो बोला जाता है, ठीक है। ये ब्लू कलर कैसे आया प्रिंट में, तो पढ़ते हैं इसके आगे। द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट कॉल्ड इंडिगो, है ना। ये कलर जो है एक इंडिगो नाम से एक प्लांट होता है, उससे प्रोड्यूस होता है ना। इट इज लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मैरोस प्रिंट इन 19th century ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टीवेटेड इन इंडिया, है ना। ये इंडिया के अंदर कल्टीवेशन होता है इसका इंडिगो का। 19th century में ब्रिटिशर्स ने इसको मैन्युफैक्चर करके क्या किया, इनको ऐसे कलरफुली कॉटन में मतलब डाल करके, कॉटन में डिजाइन दे करके इनको बेचना स्टार्ट किया। व्हाई द डिमांड फॉर इंडिगो, इंडिया में इंडिगो की डिमांड क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, है ना। ट्रॉपिक्स में ये क्या होता है, ग्रो होता है इंडिगो। बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ्स। क्या हुआ आफ्टर सम टाइम, मतलब 13th century की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यस, वॉइस क्लियर नहीं है, नाउ इट इज क्लियर, ओके। तो क्या हुआ, 13th century में इंडियन इंडिगो को कैसे यूज करने लगे, क्लॉथ पे, है ना। मतलब उसकी प्रिंट करने लगे, ब्लू कलर से प्रिंट करने लगे और डाई भी करने लगे, तो इसीलिए वो डिमांड में आ गया। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. क्या होता था कि यूरोप में इसकी डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा थी, किसकी, इंडिगो की, है ना। उसको बहुत ज्यादा प्राइस में बेचा जाता था। हाँ ठीक है। European cloth manufacturers therefore had to depend on other plants called wood to make violet and blue dyes. तो क्या हुआ, इसकी डिमांड कैसे बढ़ी, इसका दूसरा यूज भी चालू हो गया, है ना। इसको ब्लू डाइज और वॉयलेट कलर ये सब में इसको कन्वर्ट किया गया। बीइंग अ प्लांट टू द टेम्परेट जोन, वुड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। तो वो जो वुड था वो क्या था, बहुत आसानी से यूरोप में अवेलेबल हो जाता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। क्या हुआ कि इस चीज को कहाँ कहाँ पर उगाने लगे वो पता है, जर्मनी में, है ना, ब्रिटेन में, यहाँ पर फ्रांस में, यहाँ पर सब जगह इंडिगो को कल्टीवेशन स्टार्ट किया। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो वुड प्रोसीजर्स टू इंडियन प्रेशर्स द गवर्नमेंट टू बीन एन इम्पोर्टेंट ऑफ इंडिगो। अब प्रेशर क्या था कि इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, है ना। लोगों ने उससे डाई कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो है प्रिंट हो रहा है उससे। तो 17th century में यूरोप में क्या हुआ, इंडिगो का इंपोर्ट जो हो रहा था उसको बैन कर दिया गया यूरोप में 17th century में, ठीक है। द फ्रांस बिगन कल्टीवेटिंग द इंडिगो इन संत डेमिंगो इन कैरेबियन आइलैंड। उन्होंने फिर यूरोपियंस ने क्या किया, उसको खुद को अपनी जगह पर, मतलब अपने यूरोप में कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड द स्पेनिश वेंजुला इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो कम इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब जो इंडिगो का प्लांटेशन था वो बहुत सारे पार्ट में नॉर्थ अमेरिका के
फेमस हुआ, मतलब वहां पर उन लोगों ने वो प्लांटेशन करना स्टार्ट किया. बाय द इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain became the industrialized. मालूम है ब्रिटेन क्या हो गया, मतलब उस चीज में बहुत ज्यादा माहिर हो गया कि वो कॉटन का प्रोडक्शन करके उस पे उनके क्लॉथ को डाई कर, मतलब कॉटन तो व्हाइट होता है, मे बी हाँ ब्लैक भी होता है. अब उस पे अगर उनको डाई करनी थी तो उनको इंडिगो की जरूरत पड़ती थी. तो अब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. कहाँ पे, ब्रिटेन में. उन्होंने वहां पर पे एक मतलब इंडस्ट्री खोल लिया, ऐसा बोल सकते, इंडस्ट्रीज खोल ली वहां पर पे, ये सब चीजें सप्लाई होना और बनना स्टार्ट हो गया. बिटवीन 1783 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो वर्ल्ड फिल द हाफ क्लॉथ डाइज इन द Britain. Indigo is the world filled the half of the cotton Britain. Now desperately looked up the source of indigo supply from where we could अब इंडिगो कहाँ कहाँ से मिलता है वो देखना है. तो बेटा टाइम हो गया अपनी क्लास को ऑफ करने का, तो इसको हम इसके आगे से कहाँ से मतलब उन लोगों को मिला वो चीज, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे. ओके.